हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। आज है 28 मई और आज आपका एग्जाम था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का। जीएस का पेपर हो चुका है, सीसैट का पेपर हो रहा होगा इस टाइम पे। यहाँ पे मैं आंसर की लेकर आई हूँ ऑफ द प्रीलिम्स पेपर। ये सेट ए है, जिस किसी का भी सेट ए है वो मिला सकते हैं यहाँ पे, और जिसका नहीं है वो काइंडली क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं, बस थोड़ी सी टाइम लगेगा लेकिन आप लोग भी इसको मिला लेंगे। तो लेट अस बिगिन। और अगर आपको ये सीरीज, ये वीडियो पसंद आ रहा है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस्त जिस किसी ने आज एग्जाम दिया था या जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक। नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कुलेरू लेक। नेक्स्ट इज मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कन्वर लेक। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस है। पूछा है हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, नन। तो पहले तो हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहले तो ऑप्शंस ऐसे दिए जाते थे कि 1,2, 1,3, 1, 2, 3, तो हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन लगा लेते थे। बट यहाँ पे आपको इस पेपर में एलिमिनेशन जैसे कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये कि इस चीज की झलक हमें पिछले साल के प्रीलिम्स में दिख गई थी। पिछले साल 3-4 क्वेश्चंस में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस बार तो सारे ही क्वेश्चंस में इन्होंने ऐसे ही किया है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक। जी हाँ, झेलम रिवर वूलर लेक से होते हुए गुजरती है, वहां गिरती है, फिर वहां से वो आगे निकलती है और इंडिया पाकिस्तान का लगभग 170 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाते हुए आपका अरेबियन सी में गिर जाती है इंडस में मिलने के बाद। अगला है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कुलेरू लेक। ठीक है, ये भी सही है, कृष्णा रिवर जो है कुलेरू लेक में जाती है। मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड बाय कन्वर लेक। गंडक रिवर मियांडर करती है जिसकी वजह से आपकी कन्वर लेक बनी हुई है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका होगा ऑल थ्री। ठीक है, आंसर नंबर सी, ऑल थ्री इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कामरजार Port, first major seaport in India registered as a company. Mundra Port, largest privately owned port in India. Next is Visakhapatnam Port, largest container port in India. How many of the above pairs are correctly matched? Only one, only two, all three, none of the pairs. यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है, only one, only two वाला। तो पहला है कामरजार पोर्ट, ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये भी ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो हम सबको पता है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है मुंबई में, कहाँ पे, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, राइट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है हमारा लार्जेस्ट मुंबई वाला, तो ये तो होगा नहीं विशाखापट्टनम। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ, टीक। इनके यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, जैक फ्रूट, महुआ, टीक। हाउ मेनी ऑफ अबव आर डेसिडियस ट्रीज। ठीक है, इसमें से कौन कौन डेसिडियस ट्रीज है? जैक फ्रूट, महुआ एंड टीक। हमें पता है कि जैक फ्रूट जो है ना डेसिडियस नहीं है, ये एवरग्रीन है। ठीक है, एवरग्रीन, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराता है। महुआ और टीक ये दोनों जो है डेसिडियस है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली टू, केवल दो ऑप्शन सही है। आपका जैक फ्रूट जो है सही नहीं है, जैक फ्रूट आपका एवरग्रीन ट्री में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। मोर अरेबल एरिया की बात हो रही है। ठीक है, द proportion of irrigated area is more in India as compared to China. ठीक है, अगला क्या है? The average productivity per hectare in India agriculture is higher than that in China. ठीक, तो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? इंडिया हैज मोर अरेबल लैंड दैन चाइना। हाँ ठीक है भाई, हमारे पास चाइना से ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया के पास सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे हमारा यूएसए आता है, थर्ड नंबर पे हमारा रशिया आता है अरेबल एरिया के मामले में। तो पहला तो सही है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ये भी सही है। इरिगेटेड एरिया इंडिया में ज्यादा है चाइना के कंपेरिजन में। नेक्स्ट,
द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैट देन इन चाइना। एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात हो रही, तो हमेशा पढ़ते आए हैं कि इंडिया में पर हेक्टेयर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बाकी डेवलप्ड इवन डेवलपिंग नेशन से कम है। यहाँ पे उतनी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका मतलब ओनली 2 आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? कौन सा इसमें से है? भितरकनिका, मारकनम, नौपादा एंड रन ऑफ कच्छ। क्या कह रहा है कि रिपीटेड फॉल्स की वजह से, ठीक है, आज का जो राइज एक्सटेंसिव मार्शलैंड बन गया है वो कौन सा है? तो ये आपका भितरकनिका होने वाला है। ये वही भितरकनिका है जहां पे हमारे मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, सुंदरवन्स पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरी ट्री की वजह से। तो आपका भितरकनिका होने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 5th का। 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? ilmenite और rutile इसमें से किस एलिमेंट का रिच सोर्स है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिटेनियम। अगर ilmenite अकेले लिखा होता तो आंसर आपका आयरन हो सकता था या टिटेनियम, दोनों में से कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन यहाँ रूटाइल देके इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होने वाला है टिटेनियम। तो इल्मेनाइट और रूटाइल जो है एबंडेंट सोर्स है किसके? टिटेनियम के। मेरे चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी पे आपकी सीरीज चल रही है ईपीएफओ की फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट करो। ऑलरेडी 10 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट में एक एक टॉपिक कवर कर रही हूँ और आपको याद कराते हुए चल रही हूँ। सारे लॉज हो गए, डिफिनीशंस हो गए, आईएलओ के बारे में हो गया, या जो भी आपके इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिटेनियम। About 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by 3/4 of world cobalt। क्वेश्चन तो साफ ये कह रहा है 3/4 of world cobalt कहाँ पाया जाता है। उसके बाद तो कोबाल्ट का यूज बता दिया इन्होंने कि मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स कहाँ पे है। तो 4 ऑप्शंस है, अर्जेंटीना, बोस्वाना, डीआरसी दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन कजाकिस्तान। तो इसका आंसर होने वाला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 75% अप्रॉक्स कोबाल्ट पाया जाता है विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? इसमें से कौन सी कंट्री जो है कॉन्गो बेसिन का पार्ट है? कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। बहुत ही बेसिक सी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैपिंग से क्वेश्चन है ये। कॉन्गो बेसिन का कौन सा पार्ट है? ये है कैमरून। नेक्स्ट इज अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। अगला है बिलीगिरिंगराजन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ठीक है, अगला शेषशलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। 3 ऑप्शंस हैं। क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ दिस आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो अमरकंटक हिल्स जो है वो पूरा है कॉन्फ्लुएंस पे है विंध्या और सह्याद्री के। तो एक बार ये जो मैप होता है आपका इंडिया का, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट यहाँ पे है और विंध्यन रेंज कुछ ऐसे है। तो ये कह रहा है कि अमरकंटक आपका यहाँ लोकेटेड है, बट हमें पता है कि अमरकंटक यहाँ कहीं लोकेटेड है, राइट? तो पहला वाला तो गलत है। अगला बिलीगिरिंगराजन हिल्स कंस्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ठीक है, विंध्या के नीचे आपकी आती सतपुरा, और आप देख रहे हैं अभी हमने अमरकंटक की बात की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्टर्न मोस्ट आपका अमरकंटक बनाने वाला है, ना कि बिलीगिरिंगराजन। तो ये भी आपका है गलत। ठीक है, शेषशलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। शेषशलम, पुष्पा इज बैक। ठीक है, शेषशलम का जहां नाम आएगा आपको पुष्पा याद कर लेना है। पुष्पा क्यों याद करना है? देखो ये जो है लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की जो है चंदन लिख देते हैं,
की तस्करी करता था, राइट। और ये कहाँ पाए जाते थे? सबसे ज्यादा शेषचलम हिल्स में ही पाए जाते हैं। तो शेषचलम हिल्स कहाँ पे है आपकी? ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में तो है ही नहीं, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पार्ट तो हो ही नहीं सकता, तो आपका यहाँ पे तीनों नहीं है, तो आपका नन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। Which one of the following with reference to India's project on connectivity consider the following statement? East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. East-West corridor Golden Quadrilateral project के अंदर डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। Trilateral highway connects मोरे in मणिपुर and चियांग में in Thailand via Myanmar. Trilateral highway मोरे मणिपुर का, चियांग में थाईलैंड का कनेक्ट करता है, म्यांमार से होकर गुजरता है। अगला है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कनमिंग इन चाइना, ठीक है। तो हमने ऐसा तो कोई न्यूज नहीं सुना है, राइट, कि कनमिंग चाइना तक हम कनेक्ट कर रहे हैं वाराणसी को, ठीक है। अब आती है बात ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में सही तो लिखा है कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का पार्ट है, बट डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है? जी नहीं, ये कनेक्ट करता है हमारे पोरबंदर को सिलचर से, पोरबंदर को सिलचर से। ये आपका वेस्ट में आ जाएगा, ये आपका ईस्ट में आ जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग में इन थाईलैंड वाया म्यांमार, तो आपका ये सही है। तो ओनली वन, यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं चलने वाला, एलिमिनेशन एकदम टाटा बाय बाय हो गया आपका इस बार, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? Uranium enriched to the extent at least 60% is required for production of electricity. ठीक है, which one of the following statement is correct? Both statement 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation for 1. Both statement 1 and 2 are correct and 2 is not the correct explanation of 1. 1 is correct, 2 is incorrect, 1 is incorrect, 2 is correct. क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद वो कोल पे डिपेंड करता है, जी हाँ, ठीक है, सही है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 60% तक क्या हम एनरिच करते हैं यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए? नहीं भाई, केवल 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। 60% इज ह्यूज, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है मार्सुपियल्स आर नॉट फाउंड नेचुरली इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 है मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रास लैंड विथ नो प्रेडेटर्स, ठीक है। अब वही है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। 1 सही, सेकंड गलत, फर्स्ट गलत, सेकंड सही। तो मार्सुपियल्स इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, सही बात है। जू वगैरह में भले देखने को मिल जाए, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वगैरह के रीजन पाए जाते हैं, तो नेचुरली तो नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, आर नॉट नेचुरली फाउंड, हाँ सही है। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली एक्सट्रीम दे दिया इन माउंटेन ग्रासलैंड, नहीं भाई, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये नॉर्मल ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं, प्लेन में, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो गया। अगेन जब दूसरा गलत है तो पहले और दूसरे ऑप्शन की कोई बात ही नहीं करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। होप आपको ये सीरीज समझ आ रही हो, पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हो। अगर ऐसा है काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर दिस वीडियो विथ ऑल दोस्त जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जो भी एग्जाम दिया है आज का। नेक्स्ट इज इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप that develops global invasive species database belong to which one of the following organization? Invasive species specialist group, ठीक है, किसको बिलोंग करता है? IUCN को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम को, यूनाइटेड
नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को, कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को। इसमें से किसको बिलोंग करता है इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप? ये बिलोंग करता है हमारे IUCN को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग फौना। फौना मतलब एनिमल स्पीसीज। लायन टेल्ड मकाओ, मालाबार साइवेट, सांबर डियर। हाउ मेनी ऑफ अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्टली एक्टिव आफ्टर सनसेट? नॉक्टर्नल मतलब जो रात के जीव होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा चमगादड़। तो लायन टेल मकाओ, मालाबार सीवेट एंड सांबर डियर। तो हमें पता है कि लायन टेल मकाओ तो है नहीं, राइट बच्चा। मालाबार सीवेट एंड सांबर डियर, दीज बोथ आर नॉक्टर्नल, मतलब ओनली 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस? वैगल डांस, अभी वैगल डांस का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप फट से बता दोगे इसका आंसर। फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। कौन सा ऑर्गेनिज्म वैगल डांस करता है इसमें से, कि बताने के लिए कि इस डायरेक्शन में फूड है भाई साहब, चलो हमारे पीछे वैगल करते करते, ठीक है। तो वो है हमारी हनी बीज। हनी बीज जो है वैगल डांस करती है, ठीक है, बाकी लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। अगला 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। देखो मशरूम से रिलेटेड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था 2022 में, इस साल भी देखने को मिल रहा है। सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। अगला है सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, मतलब चमकते हैं, ठीक है। तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली 4। तो कुछ मशरूम के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जी हाँ। कुछ मशरूम के पास साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज है, जी हाँ। कुछ मशरूम के पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, जी हाँ। और कुछ मशरूम के पास बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी है, जी हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 4। ऑल 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको ना नहीं पता हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ सम लिखा हुआ है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स तो है ही नहीं ये, तो कुछ के पास तो हो ही सकती है, ठीक है। तो ऑल 4। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल्स। इंडियन स्क्विरल्स के बारे में हमारे गिल्लू किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा, राइट। दे बिल्ड नेट्स बाय मेकिंग burrows in ground. They store their food materials like nuts and seeds in ground. They are omnivorous. ठीक है, तो गिल्लू के बारे में बात हो रही है कि वो अपने नेस्ट को ग्राउंड में बनाती है, फूड मटेरियल्स को, नट्स एंड सीड्स को ग्राउंड में स्टोर करती है, ओमनिवोरस होती है, मतलब वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो हमें पता है कि वो पेड़ में जो है ना अपना बरो बना के वहां पे खाना स्टोर कर देती है, लेकिन यहाँ ओनली नहीं लिखा है कि ओनली ग्राउंड में, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। और खाना भी जमीन में अगर रहती भी है तो खाना भी स्टोर कर लेती है, ओमनिवोरस, जी हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3। आंसर हो जाएगा आपका ऑल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Some microorganism can grow in environment with temperature above boiling point. मशरूम की तरह ये भी क्वेश्चन है सम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक। अगला कह रहा है क्या? Some microorganisms can grow in environment with temperature below freezing point of water. ठीक है। Some microorganism can grow in highly acidic environment, a pH below 3. तो सम, जी हाँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर सरवाइव कर लेते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे सरवाइव कर लेते हैं, और कुछ 3 pH के नीचे भी सरवाइव कर लेते हैं हाईली एसिडिक मीडियम में। तो उसका 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो ऑल 3 आर राइट हियर, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in tree or log of wood? इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो एक टूल बना लेता है लकड़ी का, जिससे वो लॉग ऑफ वुड या पेड़ के अंदर के होल से इंसेक्ट्स को निकाल के खा पाए? ठीक है, फिशिंग कैट, ओरांगुटान, ऑटर एंड स्लॉथ बियर। तो इसका आंसर आपका होने वाला है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट की प्रॉपर्टी होती है ये
कि वो जो है एक वुड का स्टिक बना लेगी ताकि वो लॉग के अंदर से इंसेक्ट निकाल के खा पाए। तो फिशिंग कैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग एरोसोल्स, foam agents, fire retardants and lubricants. In how many of the following are hydrofluorocarbons are used? Hydrofluorocarbons किसमें यूज किए जाते हैं? Aerosols, foam agents, fire retardants और lubricant. तो aerosol में भी यूज होता है, foam agents में भी यूज होता है, fire retardants में भी यूज होता है, बट lubricants में नहीं यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, अगला, InvITs are recognized as borrowers under scrutinization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002। तो इसमें से पता करना है कि पहला सही है, दूसरा सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है, ठीक, और डिपॉजिट्स नहीं होता है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोस्ट पैंडेमिक recent past, many central banks worldwide has carried out interest rate hikes. Central banks generally assume that they have ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. चलो ठीक है, जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऐसा अज्यूम करते हैं कि उनके पास एबिलिटी है कि मॉनेटरी पॉलिसी से काउंटरैक्ट कर दें कंज्यूमर प्राइसेस को, बढ़ती हुई कंज्यूमर प्राइसेस को। और ये ऐसा इन्होंने किया था, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी one of the most widespread tools in the fight against climate change. Carbon market, ठीक है, carbon market transfers resources from private sector to state, from private sector to state, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following activities of Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? Sterilization का कौन सा पार्ट है यहाँ पे? ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। Conducting open market operations, oversight of settlement and payment system, debt and cash management for central and state government, regulating the functions of non-banking financial institutions। तो इसमें से कौन सा होने वाला है? It is कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड है? तो इसमें ओनली वन इज द राइट आंसर, केवल एक ही है जो कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following best describes the concept of small farmer large field? Small farmer large field, ठीक है, resettlement of large number of people uprooted from their countries due to wars by giving them a large cultivatable land which they cultivate collectively and share the produce। ठीक है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। Many marginal farmers in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agricultural operations। ठीक है, अगला, many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body to a fixed term for which the corporate body makes payment of agreed amounts to the farmers। ठीक, अगला,
A company extends loan, technical knowledge, and material inputs to a number of small farmers in an area so that they can produce the agricultural commodity required by company for its manufacturing process and commercial production. इसको ध्यान से पढ़ना है चारों ऑप्शंस को कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब साफ है कि छोटे छोटे फार्मर्स खुद को इकट्ठा करते हैं, खुद की जमीनों को इकट्ठा करते हैं और मिलजुल कर खेती करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, साथ में काम करते हैं। Next, 27 number question. Consider the following statement. Government of India provides MSP for Niger seeds. Niger मतलब आपका जो काला जो तिल होता है, काला तिल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, Niger is cultivated as खरीफ crop. ठीक है, some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. ठीक है, तिल का तेल यूज होता है कुकिंग में भी। जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, ऑल थ्री। आपने देखा होगा तिल का तेल घर में दिया वगैरह जलाने के भी काम आ जाता है, खरीफ क्रॉप भी है। ठीक है, और एमएसपी भी है नाइजर के लिए। ठीक, नेक्स्ट इज 28 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसेट्स अबाउट एसेट्स। ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। How many of the above are considered intangible assets? अमूर्त निवेश। अमूर्त निवेश कौन कौन से हैं इसमें से? मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, हाँ भाई अमूर्त निवेश है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ अमूर्त निवेश है। ब्रांड रिकॉग्निशन भी अमूर्त निवेश है। इन्वेंट्री अमूर्त निवेश नहीं है, ये टैंजिबल प्रॉपर्टी है। तो ओनली 3 आपका हो जाएगा करेक्ट 28 का। ठीक है, 29 डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, forest and ecology, governance reforms, stable government, tax and fiscal effort. For horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as a criteria other than population, area and income distance? इसमें से कितने को इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए किसने? 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसमें से 5 दिया है जिसमें से 4 होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डज यूएन ऑप्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट? 4 है, इसमें से 3 ऐसा है जो यूएन ऑप्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन का इनिशिएटिव फोकस है। ठीक है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो उसका अलग ही हो गया। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कभी कभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 व्हिच एक्सप्लिसिटली kept the subject of prisons in control of provincial government। provincial government जो कि आज स्टेट गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, और जो सेकंड है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका हो जाएगा प्रिजन्स जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है शेड्यूल नंबर 7 में। ठीक है, Which one of the following statements best reflects chief purpose of Constitution of country? Constitution of country का chief purpose क्या है? पहला ऑप्शन, it determines the objective for making of necessary laws। ठीक है, it enables the criteria of political office and a government। अच्छा, it defines and limits the power of government। it secures social justice, social equality and social security।
देखो सारा तो है प्रॉपर्टी पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन पूछा चीफ पर्पस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस यहाँ होने वाला है ऑप्शन सी। क्या करता है ये, डिफाइन करता है और लिमिट करता है किसका, गवर्नमेंट की पावर को। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ना हो तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो पावर लिमिटेड नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी, ठीक है, हिटलरशिप यहाँ पे आ जाएगी फिर। अगला क्वेश्चन 34th। In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretation of fundamental rights? तो इसमें से कौन सा है ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ओवरकम करने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन bodies in India: National Commission for Backward Classes, National Human Rights Commission, National Law Commission, National Consumer Disputes Redressal Commission। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन और ये जो बाकी चार दिया हुआ है इसमें से कितनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो हमें पता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी तीन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इनवैलिड। क्या सारे डिसीजंस जो वो एज ए प्रेसिडेंट लिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया तो सारे डिसीजंस भी इनवैलिड हो जाएंगे? इसके बारे में सोचिए। अगला ऑप्शन यहाँ क्या कह रहा है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, when a bill is presented to President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent। तो बताओ टाइम लिमिट है क्या कोई, ठीक है। तीन ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए और विचारिए और बताइए। तो जो भी लॉज प्रेसिडेंट इनैक्ट करता है, जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट लिया होता है वो इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जाता, वो वैलिड ही रहता है, भले उसका इलेक्शन जो है इनवैलिड कर दिया गया हो। अगला, प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या टाला जा सकता है क्योंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस होने बाकी हैं, वहां पे अभी गवर्नमेंट नहीं है? जी हाँ, टाला जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बिल वगैरह के लिए कोई टाइम लिमिट है क्या, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं भाई, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ओनली वन। ये बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन था प्रेसिडेंट चैप्टर का, ठीक है। Next, with the reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statements. When Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. When Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. In the case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill। तो तीन ऑप्शंस हैं, ये भी बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे है राज्यसभा फाइनेंस बिल को अमेंड और रिजेक्ट कर सकती है, मनी बिल को नहीं कर सकती, बट फाइनेंस बिल को तो कर सकती है, ठीक है। अगला है लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट। सही बात है, राज्यसभा नहीं कर सकती, अगर करती भी है तो उसका मान्य नहीं होगा, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। जी हाँ। In case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but joint sitting becomes necessary for finance bill। जी हाँ, मनी बिल के लिए कोई joint sitting नहीं है, but finance bill के लिए joint sitting की जा सकती है। तो इसका आंसर तीनों सही है, which means all three are correct, ठीक है। अगला है कम्युनिटी रिजर्व से रिलेटेड। जिस किसी ने वन दरोगा का एग्जाम दिया होगा उसका तो ये नहीं गलत होना चाहिए, यूपी वन दरोगा, ओके। Once central government notifies an area as community reserve, the chief wildlife warden of state becomes the governing authority of such forest। chief wildlife warden, ठीक है।
हंटिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू डू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल वो भी, ये तो साफ दिख रहा है कि गलत है, ठीक है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज, टिम्बर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसका अथॉरिटी इसके पास होती है, जी हाँ। तो वहां हंटिंग प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, ठीक। नेक्स्ट, within reference to schedule areas in India, which of the following statements are correct? Within a state, the notification of an area as a schedule area takes place through order of precedent. Largest administrative unit forming the schedule area is the district and lowest is the cluster of villages in block. Chief Minister of State are required to submit annual reports to Union Home Ministry on administration of schedule areas. इसमें से बताना है only 1, only 2, तो ये तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है, बताइए। तो इन तीनों में से केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, Supreme Court of India held in some judgments that reservation policies made under Article 16(4) of Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Article 335 of Constitution defines the term efficiency of administration. तो ऐसा तो नहीं है कि डिफिनीशन दिया गया है, ये तो सही है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताना है कि सही है कि गलत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर 16(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय 335। जी हाँ, ये सही है, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स धन्यकटका which flourished as prominent Buddhist center under Mahasanghikas located. धन्यकटका कहाँ पे है? It is located in Amaravati, which is in Andhra Pradesh, ठीक है। Next, with reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is of Buddhist in origin. अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। Stupa was generally a repository of relics, ठीक है। Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये प्री बुद्धिस्ट है। ये बात अलग है कि अशोका के टाइम में बहुत ज्यादा स्तूपास बन गए थे, बट ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ये रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स होते हैं, ठीक है, जनरली, कुछ कुछ में नहीं होते हैं लेकिन जनरली होते हैं, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का भी है, ठीक है। ओनली 2, पहला वाला आपका गलत है, ठीक है। अगला, with reference to ancient South India, Korkai, Pampur and Muchiri, they are capital cities, port, center of iron and steel making, shrines of Jain Tirthankars. कोरकाई, पॉम्फुहर, पॉम्फुहर हो गया, कोरकाई हो गया, मुशीरी हो गया, ये क्या है आपके? दे आर पोर्ट्स, ठीक है। 44th क्वेश्चन, which one of the following explains the practice of Vattakiruttal as mentioned in Sangam poems? Vattakiruttal. Vattakiruttal, kings employing women bodyguards, learned person assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters, young girl keeping watch over agricultural fields and driving away burden animals, king defeated in battle committing suicide by starving himself to death. Vattakiruttal. Vattakiruttal संगम पोएम्स में जो मेंशन्ड है वो है आपका किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ये है आपका Vattakiruttal, ठीक। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होसाला, देन कम्स गहादवला, काकतिया एंड यादव। इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जो अर्ली 8th सेंचुरी एडी की है? अर्ली 8th सेंचुरी एडी, तो आपको पता है होसाला डायनेस्टी जो है वो 10 to 14 एडी की है, ठीक है। गहादावला डायनेस्टी जो है वो कन्नौज के थे ये लोग, ये आपका 11th 12th एडी में थी। काकतिया डायनेस्टी ये भी आपका 12 to 14 एडी में थी।
यादवा डायनेस्टी ये भी आपकी 1213 एडी में थी, तो अर्ली 8th सेंचुरी में तो कोई नहीं थी, तो नन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेरी वर्क्स दिए हैं और ऑथर्स दिए हैं विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर्स। देवी चंद्रगुप्ता बिल्हाना ने लिखा है, हमीरा महाकाव्य न्यायचंद्र सूरी ने लिखा है, मिलिंद पन्ना नागार्जुन ने लिखा है, ये आपका यूपी पीसीएस में भी आया है इस बार के। ठीक है, नीति वक्यमृता ये आपका सोमदेव सूरी ने लिखी है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया, हमें पता है देवी चंद्रगुप्ता, ये किसने लिखी है? ये आपकी लिखी है विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, राइट। ठीक है, ये आपकी विशाख दत्त ने लिखी है। अगली है हमीरा महाकाव्य। हमीरा महाकाव्य ये संस्कृत टेक्स्ट है, 15th सेंचुरी की पोयम है, ये लिखी है आपकी न्यायचंद्र सूरी ने। ये बहुत ही मतलब सब कुछ जानता नहीं होगा इसको। ठीक है, अगला है मिलिंद पन्ना। मिलिंद पन्ना नागार्जुन नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट नागार्जुन, ठीक, इट इज नागेश्वर। क्या है ये? नागेश्वर है। तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला है नीति वक्यमृता, ये सोमदेव सूरी है, जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ये कौन थे? ये थे आपके सोमदेव सूरी, ये थे साउथ इंडिया के जैन मोंक थे, ये साउथ इंडियन जैन मोंक। ठीक है, साउथ इंडियन जैन मोंक। 47th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? Souls are not only the property of animal and plant life but also rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core belief of which one of the following religious sect of ancient India? कौन सा ऐसा रिलीजियस सेक्ट कहता है कि सोल्स केवल एनिमल और प्लांट की ही प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि रॉक्स, रनिंग वाटर और बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है? ये कहते हैं आपके शैविज्म। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following rulers of Vijayanagar empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal come adequate several kilometers long from the river of capital city? किसने डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर के अलॉन्ग? ये थे आपके देवराया फर्स्ट। विजयनगर एम्पायर से तो क्वेश्चन आने ही बनते हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट, मे बी आपको विजिबल नहीं होगा, मैं पढ़ देती हूँ उसको। Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? कौन से ऐसे रूलर्स थे मेडिवल गुजरात के जिसने ड्यू को सरेंडर कर दिया था पोर्टुगीज पे? अहमद शाह, महमूद बेगारा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो हमें पता है एक वॉर हुई थी, एक सीज ऑफ ड्यू नाम से जिसे जानते हैं, सीज ऑफ ड्यू। ये कब हुआ था? 1538 में था सीज ऑफ ड्यू। इस टाइम पे आपके बहादुर शाह ने ड्यू को पोर्टुगीज के हवाले कर दिया था। बहादुर शाह इज द आंसर। By which one of the following acts Governor General of Bengal designated as Governor General of India? किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था? ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट से, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब अगला 50 मैं अगले लेक्चर में लाऊंगी। ठीक है, एक सीरीज चल रही है मेरे चैनल प्रोजेक्ट PMYP पे। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रोजेक्ट PMYP इज माय चैनल। ठीक है, दिस सीरीज इज फॉर EPFO जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है। उससे रिलेटेड आपका जितने इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज हैं वो सारे मैं वहां कवर कराने वाली हूँ। ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं 15-15 मिनट के, 20 मिनट के, आप वो देख सकते हो। और बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वहां पे, आप इजिली उसको समझ जाओगे। आपको याद करने रटने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। कोई भी कमेंट है, कुछ भी है, कोई भी डाउट है, काइंडली पिन दैट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।